हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे आर्थिक समीक्षा का है जो 7वां जो क्लास है, सेशन चल रहा है अभी। उससे पहले हमारी सेशन जो हो चुके हैं वो चल रहे हैं, हमारी कृषि आर्थिक समीक्षा की चल रही है, अभी हमारी सेशन चल रही है जो भी। तो उसमें कृषि और संबंध क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित चल रही है अभी। इससे पहले की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर जो वृद्धार्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य है उस पर डिटेल से बात कर चुके हैं। राज्य की जीएनपी क्या होती है, आय प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो जो हम मतलब टर्मिनोलॉजी है उस पर हम बात कर चुके हैं। तो आप पहले जाके उनको देख लीजिए ताकि जो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। मेन आज क्या चल रहा है हमारा कि कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आज का हमारा, तो ये जहां प्रीलिम्स के लिए काम आएगा वहां मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन या तो सीधे मिल जाएगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, सीधे 5 वर्ड में मिल जाएगी आपको, या फिर 5 वर्ड नहीं 5 मार्क्स में मिल जाएगा आपको, या 2 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, इसका सीधा सीधा मिल जाएगा। या फिर इस प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कृषि विभाग द्वारा राज्य में कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा की जा रही प्रयासों पर विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है ना, जैसे आरपीसी का ट्रेंड रहा है कि जो हमारा चिकित्सा विभाग के द्वारा जितने भी कार्यक्रम या योजनाएं संचालित की गई है उस पर पिछले वाला जो पेपर है 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही जितनी भी योजनाएं कार्यक्रम है उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, टिप्पणी नहीं विस्तृत लेख लिखे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, वैसे इसमें जैसे कृषि पर हमारा सिलेबस है उसमें अगर प्रीलिम्स में देखे तो भी इसके बारे में बात की गई और मेंस में देखे तो इस पे बात की गई है। ठीक है, तो ये क्लियर पूछा जा सकता है कि कृषि विभाग द्वारा राज्य में कृषि के विकास के लिए की जा रही जितने भी योजनाएं और कार्यक्रम हैं उस पर एक विस्तृत लेख लिखें। तो आपको अलग अलग भी आप योजनाएं आ सकती है तो अलग अलग भी हमें पता होना चाहिए और जो एक विस्तृत लेख भी लिखना चाहिए। तो मैंने इस पे राज्य सरकार की जितनी योजना है उसके बारे में बात की है और भारत सरकार की जितनी योजना है उस पर बात की है। हालांकि कुछ योजनाएं जो रह गई है वो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, पहली योजना जो हमारी है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना क्या है कि जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन, स्वावलंबन का क्या मतलब हुआ है, आत्मनिर्भर बन जाओ भाई। बीज के मामले में आत्मनिर्भर किसानों को पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का बीज चाहिए। किसानों के द्वारा खुद ही अपने खेतों से, जैसे पहले होता था ना कि खेतों से खुद ही बीजों की चुनाई करते थे और जो जो अच्छी क्वालिटी का बीज होता था उसको रख लेते थे। हालांकि जैसे बीटी जो बीज आने लगे या बीज की अलग अलग क्वालिटी आने लगी तो उस वजह से आजकल किसानों के द्वारा खुद बीजों का संग्रहण किया जाना कम हो गया। ठीक है, तो किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देने हेतु राज्य की 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में इस योजना को आरंभ किया गया है। 3 कृषि जलवायु खंडों की बात हम जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उस पर हम बात कर चुके हैं और अब के बाहर इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर कृषि जलवायु क्षेत्र दिए हुए हैं हमारे। तो इसमें मेंस में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वो आप एकदम मैप को देख के आप उसको याद कर लीजिए और हम करवा चुके हैं तो उनको बार बार देख भी लीजिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अच्छी किस्म के बीज किसान खुद अपने खेतों से ही उनका संग्रहण करे, इसके लिए शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब राज्य के द्वारा एक और क्या किया गया है कि गैर स्थानीय क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन, कीट और रोगों का उन्मूलन करने के लिए फसलों को कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाने हेतु पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान सरकार क्या है, सब्सिडी दे देती है सरकार। ऐसे कहती है कि जैसे गैर स्थानिक क्षेत्र में कीट रोगों का अगर उन्मूलन करना है तो सरकार के द्वारा कुछ जैसे किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो अनुदान का यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो आपको बस ये प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम ही है कि गैर स्थानिक क्षेत्र में कीटों रोग का उन्मूलन कार्यक्रम, आपको सिर्फ मेंस में इतना सा पॉइंट लिखना है और इसको ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महिला प्रशिक्षण जैसे हम कल ही बात कर चुके थे कि अभी महिला जो धारकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितने लगभग 7 लाख
एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं रहा, वो आप कल की स्लाइड में जाके, आप कल का सेशन था वो जाके आप देख लीजिए। महिला प्रशिक्षण में क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पे होगा। एक तो ये इधर रखे, महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीकी का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है, ठीक है ना। एक दिवसीय महिलाओं को गांव गांव पे जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप भी खेती किसानी से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि सेशन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा आयोजित किए जाते रहे है सेशन आयोजित, कि कौन से बीज का आप यूज़ करोगे, किस तरह से आपको कृषि करनी चाहिए, कितना रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बताते हैं। तो पहले तो होता था सीधा ही, अब महिलाओं के लिए स्पेशल सरकार ने प्रावधान किया कि महिला जो धारकों की संख्या है उसमें वृद्धि हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो कृषि प्रदर्शन, नई उन्नत और नवोन्मेषी कृषि तकनीकी का हस्तांतरण करने के लिए नई तकनीकी, मैंने अभी भी बात की कि जैसे कृषि प्रदर्शन का आयोजित गांव-गांव के स्तर पर जाके वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और उनको बताया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, नई जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा वहाँ पे सरकार आयोजित करती है कृषि प्रदर्शन का आयोजन, ठीक है। बीज मिनीकट नाम से आपको पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा उन्नत किस्म के बीज है वो किसानों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बीज मिनीकट में क्या होता है कि विभिन्न नवीन फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए, नवीन फसलों की किस्म उसको बढ़ावा देने के हेतु कन्या टोकन राशि पर बीज मिनीकट उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं, एक तो याद रखने में भी बहुत ईजी है, सिंपल से कृषि प्रदर्शन, इसका आप क्या ही करोगे, आपका एक माइंड में होना चाहिए हमारे वहाँ क्या क्या होता है खेती में। बीज मिनीकट वितरित किए जाते हैं, प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। तो हम क्या है, मूल से खेती किसानी से जुड़े हैं तो हमको पता है कि किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो ये बहुत ही, आज का जो सेशन हमारा बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मैं कृषि शिक्षा में अध्ययनरत सरकार क्या कर रही है। सरकार ऐसे बोल रही है कि भाई जैसे आजकल सबके माइंड में चल रहा है कि नहीं हमें तो खेती करनी नहीं है, खेती है वो फायदे की नहीं रही है। तो खेती फायदे की नहीं रही है तो भाई खेती कौन करेगा बताओ। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि हमारा जो यूथ है वो जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ताकि यूथ है एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप भी सोचिए कि इतना बड़ी पॉपुलेशन वाला अगर हमारा देश है और हम ही अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो लोगों का पेट कैसे भरेगा, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि हमारा यूथ एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो, तो सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसमें हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को, यहाँ पे देखिए मैं बात कर रही हूँ, यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दे रही है। क्यों, महिला जो धारकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। आपको तो पता ही होगा कि चाहे एजुकेशन सेक्टर देखें या कोई सा सेक्टर देखें, सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बराबर में बढ़े। तो उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। एजुकेशन में हमें पता है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जो छात्राएं हैं हमारी उनके लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार क्या करिए कि अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए ये ध्यान में रखिए कि अगर आपने कृषि एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सा सब्जेक्ट ले लिया और फिर सरकार ने अनुदान राशि दे दी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को। तो अगर आपने एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है तो प्रति छात्रा अगर उच्च माध्यमिक स्तर पर तो 5,000 रुपये दिया जाएगा प्रतिवर्ष। स्नातक में अगर आपके पास एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है तो 12,000 रुपये प्रति छात्रा दिया जाएगा। और अगर स्नातकोत्तर और पीएचडी की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास या विभिन्न प्रकार की योजनाएं, तो उसमें ये भी आप मेंशन कर देंगे तो थोड़ा मल्टी डायमेंशन हो जाएगा। क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम मोस्टली भूल जाते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी सरकार महिला एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है, तो याद नहीं रहती तो आप वहाँ पे भी मेंशन इसको कर सकते हैं।
अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी स्कीम आई है वो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात चल रही है यहाँ पे, जीरो बजट। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वैसे तो शुरू की गई, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, लेकिन यह राज्य में भी शुरू की गई है। तो राज्य में अगर पूछ ले हमारा कि इसका जो स्लोगन है वो क्या है, तो खेती में जान तो सशक्त किसान। हमें भी पता है अगर खेती अच्छी नहीं हुई, वो भी घाटे में चली गई, तो किसान सशक्त कैसे होगा। वैसे भी हमारे किसान हैं जो ऋणग्रस्त पाए जाते हैं, मोस्टली जो नाबार्ड का आंकड़ा है उसके हिसाब से। तो अगर फायदेमंद नहीं रही तो किसान सशक्त होने के चांसेस नहीं है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से सरकार चाहती है कि किसानों की तरह जो खेती की जाती है उस पे क्या कहते हैं, उस पे लागत इतनी कम होनी चाहिए कि किसानों को उसका फायदा ही हो। मोस्टली क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं या किसी के लिए भी हम ऋण किसानों के द्वारा लिया जाता है, चाहे साहूकार से ले लिया या बैंक से ले लिया, तो इतना उत्पादन होता नहीं है हमारे यहाँ, उत्पादन कम होता है और हमारे द्वारा उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया जाता है। तो इससे किसानों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका टाइम पे भुगतान नहीं कर सकते, और वो एक बार अगर ऋण का जाल चल गया तो उसके बाद आपको पता ही है कैसे निकल सकते हैं, उसमें निकलने के चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि कम ऐसा क्यों नहीं करें हम कुछ कि खेती पे जो लागत है वो कम से कम हो, तो इससे किसानों को जो आय होगी या उत्पादन होगा उससे उनको फायदा ही होगा। तो खेती में जान है तो सशक्त किसान, इसके लिए सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती शुरू की है। चलिए देखते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे हालांकि बजट है उसमें भी प्रावधान किया गया। और हाँ, जो हाल का हमारा बजट आया उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, तो उसमें भी प्रावधान किया गया है। तो इस चक्कर में इसके पूछने के चांसेस हमारे मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और प्रीलिम्स में तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे न्यूज़ 18 की जो आई थी, न्यूज़ आई थी, वो मैंने ले लिया है। बजट 19 में शुरू किया था। क्या है जीरो बजट खेती, खेती क्या है, जीरो बजट होती क्या है। तो पहले देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे शुरू हुआ था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस भी प्रयोग जारी हुआ था। यहाँ पे हम कर्नाटक आंध्र प्रदेश है तो इनका प्रयोग जारी हुआ था। तो जीरो बजट यानी बिना किसी खर्च और खरीद की खेती करना। सिंपल सी बात है, आप फर्टिलाइजर नहीं खरीदेंगे, फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो खेती पे खर्चा किस चीज़ का आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे है कि बिना किसी खर्च और खरीद की खेती करना। तो इसमें केमिकल कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि आजकल जैसे हमारा बिगड़ता चला जा रहा है, उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो हमारी जो भूमि है वो भी क्या बंजर होती चली जा रही है अत्यधिक इस्तेमाल से। तो एक तो इसका समाधान हो सकता है ये। दूसरी बात है कि उर्वरक और फर्टिलाइजर का कम उपयोग करेंगे तो हम किसानों को इसके लिए ऋण नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका लक्ष्य देखिए क्या है कि लोन पर निर्भरता कम करना। अभी भी मैंने कहा था ना कि ऋणग्रस्तता इतनी होती जा रही है, उसी का समाधान करने के लिए इसका लक्ष्य ही देखिए ये कर दिया कि लोन पर निर्भरता कम और लागत घट जाए जो हमारी एग्रीकल्चर पे आती है। शामिल मिट्टी को घास पात या पतवार से ढकना, स्ट्रो से धरती को ढकना, अंतर फसल मतलब इंटरक्रॉपिंग, आपको पता है ना, बदल बदल के फसलें उगाना है। ऐसे नहीं है कि गेहूं की खेती करते गए, कपास की खेती करते गए तो बार बार उसी की खेती करते जाएं। इससे तो हमें भी पता है कि जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, और बाद में भूमि क्या है बंजर हो जाती हैं। तो जैसे हमें पोषण चाहिए वैसे भूमि है, जमीन है, मिट्टी है, उसको भी पोषण चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, और वो पोषण कहाँ से लेती है। जैसे हमने दलहन, आपको पता होगा दलहन की अगर हम उगाते हैं तो उससे क्या है कि जो हमारी भूमि है उसको पोषण मिलता है। तो यहाँ इंटरक्रॉपिंग की बात की गई है, मिश्रित फसल से खेती करना बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की जो हमारी नेचुरल चीज़ है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। नेचुरल फार्मिंग तो हमें पता है कैसे, घास फूस हो गया, गोबर हो गया, उसका यूज करते हुए खेती की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाना है और उर्वरकों का प्रयोग कम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते क्या। अब हमारे जो क्वेश्चन आने की संभावना है, एक तो ये है कि एक तो 2019-20 के बजट में घोषित है
प्रीलिम्स में हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई, या हमें घुमाने के लिए आरपीसी पूछ ले 20-21 के बजट में घोषित हुई, 21-22 के बजट में तो गलत हो जाएगा, 19-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई। ठीक है। कृषि उत्पादन लागत में कमी लानी, ये हम जब से लगे हुए कि कमी लानी है। कृषि उत्पाद को रसायन मुक्त करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ कहाँ शुरू की गई थी? टोंक में, बांसवाड़ा में और सिरोही में शुरू की गई थी। ठीक है। 3 जिले उनमें शुरू की गई थी, टोंक में, बांसवाड़ा में और सिरोही में शुरू की थी। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के जो 15 जिलों हैं, अभी ऐसे पूछ ले कि राज्य के सिर्फ 3 ही जिलों में चल रही है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 3 जिलों में नहीं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 जिलों में शुरू किया था। अभी हाल ही में देखे तो ये 15 जिलों में शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, टोंक, अजमेर, अलवर, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, नागौर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, सिरोही, इनमें योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके चयनित किसानों को 2 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे दें कि जो चयनित हमारे किसान हैं उनको 1 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 1 दिवस का नहीं, इसमें 2 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब इसके ये आने के बहुत ही मेंस में आने के चांसेस हैं कि शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती है उसके सिद्धांत, हालांकि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये नहीं दिए हुए, मैंने जो हमारा है पीआईबी उससे ये लिया है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, क्यों आने के चांसेस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड कर ली जाए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के सिद्धांत क्या है? एक तो वानस्पतिक अर्क के माध्यम से कीट का प्रबंधन। वानस्पतिक अर्क के माध्यम से कीट प्रबंधन कैसे करेंगे? जैसे हमारे मान लीजिए गाय का गोबर डाल दिया या इस हिसाब से कर दिया तो जो केंचुए वगैरह होते हैं उनकी जो गतिविधि है वो बढ़ जाती है और उनका जो मिट्टी में है केंचुए वगैरह ज़्यादा होते हैं। जो फर्टिलाइजर का हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि मिट्टी के जो मित्र होते हैं, मित्र कीट केंचुए वगैरह, वो मर जाते हैं। तो इसमें क्या वनस्पति करक का अगर हम यूज करेंगे तो कीट का प्रबंधन होगा। अर्क के माध्यम से कीट प्रबंधन होगा, क्यों केंचुए वगैरह होते हैं वो जो हमारी भूमि है उसको भी स्वस्थ रखते हैं और कीट से भी हमें जो फसल है हमारी उसको बचा के रखते हैं। सिंथेटिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग तो इसमें होगा ही नहीं, हमें पता है, ये हम जब से लगे हुए हैं तो ये आपको लगाना है। मिट्टी पर जैविक अवशेष बढ़ाए, घास फूस डाल दिए, गोबर वगैरह डाल दिया या कोई भी भूसी वगैरह जो बची हुई है हमारी फसल के अवशेष बचे हुए हैं वो डाल दिए तो मिट्टी पर जैविक अवशेष इसमें बढ़ाएंगे। एक तरीके से क्या है, हमारी मिट्टी को जीवंतता को बनाए रखना है इसमें। ठीक है। जल और नमी का संरक्षण हमें भी पता है कैसे होता है कि जैसे जैसे हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या है कि जल जो मिट्टी की जो जल सोखने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है और जल सोखने की अगर क्षमता बढ़ेगी तो उसमें नमी ऑटोमेटिक रहेगी। ठीक है। मिश्रित फसल, अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि मिश्रित फसल को बढ़ावा देना है। स्वदेशी बीज का प्रयोग करो। आजकल क्या होता है, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। हाइब्रिड बीजों के चक्कर में या जो बीटी है उनके प्रयोग से हमारी जो मूल किस्म है पौधों की वो खत्म होती चली जा रही है। तो सरकार चाहती है कि स्वदेशी बीजों का प्रयोग करें ताकि इसे एक तो किसानों की लागत भी कम आ जाए और दूसरी बात ये है कि लागत कम होने के साथ साथ जो हमारे स्वदेशी जो पौधे हैं उनका संरक्षण भी इसके साथ हो सके। कोई बाहरी इनपुट इसमें यूज नहीं होगा, जीरो बजट है ना, तो बाहरी इनपुट यूज होने के चांसेस ही नहीं है। जो हमारे आसपास ही है ना गोबर खाद जो भी हो गया तो उसका यूज करना है इसमें, तो बाहरी इनपुट यूज नहीं होगा। देखिए स्वदेशी खाद हो गई, गोबर हो गई, खाद हो गई, ये तो किसानों के पास खुद के पास ही होगा ना, तो उन्हें किसी के यहाँ से लाने की जरूरत नहीं है, तो कोई बाहरी इनपुट नहीं है। ये तो हो गए नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है तो उसमें क्या होगा कि 4 प्रमुख तत्व और मॉडल है। ठीक है ना, ये आने के चांसेस है कि कौन कौन से मॉडल है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। ठीक है, 1 सेकेंड गाइज। तो
भाई 4 तत्व और मॉडल कौन से है? अभी तो हमने बात की वो तो थे सिद्धांत, मतलब उसके मुख्य विशेषता क्या है वो है। अब 4 अगर इनके मुख्य कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो इनके मुख्य कंपोनेंट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से है। पहले तो है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, और फिर है अच्छा दाना, मल्चिंग जिसे कहते हैं, मल्चिंग आपने सुना होगा, और जो चौथा है वो है वाफसा या नमी। ठीक है, तो ये होता क्या है? बीजामृत जैसे नाम से बीजामृत है, आपको नाम में ही बीज आ रहा है तो बीज का ध्यान में रखना है, आपको पता चल रहा है। तो देसी गाय की प्रजातियों से, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके तैयार किए गए योगों के साथ बीजों का उपचार करता है। इसमें बीजों का उपचार किया जाता है। मैं आपने देखा होगा ना, आपके जो खेती होती है कि हमारे बीज है ना उनको, जैसे मेरे पापा करते थे कि जो बीज है ना उनको हमारी जो राख होती है, चूल्हे की राख होती है, आपको पता होगा, तो उसके साथ मिला के पापा क्या करते थे, उसकी बुआई करते थे। इससे जो हमारा बीज में कीड़े नहीं लगते थे और पौधा क्या जल्दी उग जाता था, स्वस्थ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गाय के गोबर और गौमूत्र का यूज करके बीजों का उपचार करते हैं। दूसरा हो गया जीवामृत। जीवामृत में क्या हो गया कि गाय के गोबर गौमूत्र से तैयार किया जाता है। जीवामृत तो सिंपल सी बात है, खाद तैयार करते हैं ना, आपको पता ही होगा। खाद तैयार होती है हमारी नेचुरल, जो खाद होती है पशुओं के गोबर से, उनसे तैयार होती है, तो उसको यहाँ पे जीवामृत बोला गया है। आच्छादना या मल्चिंग क्या है? मल्चिंग फसल के कचरे, आपको भी पता होगा ना, मल्चिंग किसे कहते हैं कि कचरा या जो भी कचरा है उससे के मिट्टी को ढक देते हैं। ऐसे होता ना कि नॉर्मली तो आजकल क्या हो गया कि जैसे जितना भी कचरा हुआ उसको इकट्ठा कर दिया और जला दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे कि जितना भी हमारा कचरा हुआ था उसको वहीं पर रहने देते थे ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। तो मल्चिंग के अंतर्गत यही होता है कि कचरे या जैविक कचरे या कवर फसलों के साथ शीर्ष मिट्टी का जो ऊपरी भाग है ना उसको कवर कर लिया जाता था। ठीक है, तो उसको मल्चिंग कहते हैं। वाफाशा या नमी किसे कहते हैं कि मिट्टी का वातन, मिट्टी में वायु कैसे जाएगी, वातन आपको पता है ना, वायु को कहते हैं। तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी में अच्छे वातन की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अच्छे वातन की आवश्यकता आपको जैसे मैंने अभी भी बताया कि जितना हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे कि मिट्टी की हवा को लेने की और नमी को धारण करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो वापसा और नमी इसका 4th कंपोनेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना नोट कर लीजिए, आपको पता है ये मेंस में भी आ चुका है, तो इसके आने के चांसेस तो वैसे जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हमारे क्लियर दिया हुआ है, जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें था। तो राजस्थान भी अन्य एजेंसियों की सहायता से राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो ये प्रीलिम्स में आने के भी चांसेस है इसके और मेंस में आने के चांसेस तो है ही, क्यों पहले भी आ चुका है। तो कुछ भी आज का जो हमारी जो सेशन है उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फालतू की हो। इसमें कुछ भी आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है और आपको प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली आने की संभावना रहती ही है। ठीक है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना क्या है कि किसानों की आय में वृद्धि करना, आपको पता है ना। सॉरी गाइस, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की अशोक दलवई कमेटी की सिफारिश थी। ये भी हमसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की सरकार की योजना है, तो अशोक दलवई कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना में भी क्या है कि एक तो किसानों की आय में वृद्धि करना है, एक कृषि उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, जलवायु प्रतिरोधी कृषि का विकास करना है। आजकल हमें पता है कि जो इतना चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, इतना चेंज होता जा रहा है, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं पड़ती। हालांकि गर्मी तो आजकल बहुत पड़ रही है, पर जलवायु प्रतिरोधी कृषि हेतु तो इस प्रकार का हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार की कृषि की जाए ताकि किसी अगर मानसून टाइम पे भी ना आए, मानसून का जो पैटर्न है उसमें चेंज भी आ जाए, तो ऐसी कृषि हो सके हमारी कि हमारा कम से कम जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो हम इंश्योर कर सकें। ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी रह सके। तो कृषि में सिंचाई और जल के उपयोग को कम करने हेतु विश्व बैंक द्वारा, यहाँ पे देखें किस सहयोग से संचालित है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है ये।
वित्त पोषित परियोजनाएं ये कहाँ कहाँ चल रही है, राज्य के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो हमसे ये पूछा मेंस में, वो तो आने के ये चांसेस है कि किसानों जो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना है इसके उद्देश्य कौन कौन से है। तो एक तो ये हो गया कि किसानों की आय में वृद्धि करना है, दूसरी कृषि प्रतिस्पर्धा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, तीसरा हमारा हो गया कि जलवायु प्रतिरोधी कृषि का विकास करना है, और चौथा हो गया हमारा कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करने हेतु सहयोग से किसके चल रही है, विश्व बैंक के सहयोग से। ये प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और कितने जिलों में चल रही है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारा 17 जिलों में चल रही है। ठीक है। अब केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रारंभ की गई योजनाएं अभी राज्य सरकार की जितनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी आर्थिक समीक्षा में इतनी दी हुई थी, आगे जैसे भी आएगी तो और करवा दी जाएगी आपको। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना में कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में यह मिशन केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 2007-8 में शुरू हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कब शुरू हुआ था। ठीक है, 2007-8 में शुरू हुआ था। और ये कब किसके लिए शुरू हुआ था, ये गेहूं और दलहन के लिए शुरू हुआ था। हालांकि बाद में इसको बढ़ा के क्या कर दिया, इसमें ज्वार भी शामिल कर दिया गया, मक्का भी शामिल कर दिया गया। तो शुरुआत में ये गेहूं और दलहन पर शुरू हुआ था। ठीक है। आजकल के केंद्र प्रवर्तित जितनी भी योजना है उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी मोस्टली कितनी होगी, 60-40। जितनी भी योजना है ना उसमें कुछ अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो मोस्टली 60-40 है, उसका केंद्र राज्य का है। 60 मतलब 60 तो इसमें फंड है जो हमारी केंद्र सरकार देगी, 40 हमारी राज्य सरकार देगी। ठीक है। मिशन के उद्देश्य क्या है, प्रमाणित बीजों का वितरण। ऐसे नहीं, आजकल होता है ना, नकली बीज भी बहुत ज़्यादा मिलने लग गए, तो किसान ठगा जाता है नकली बीजों के। मल्टीनेशनल कंपनीज, हमारा किसान इतना भी शिक्षित नहीं है कि उसे पता हो कि प्रमाणित बीज है कि नहीं है, कि नकली बीज है क्या है। ठीक है। तो एक तो ये प्रमाणित बीजों का वितरण होना चाहिए, दूसरा उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन। सरकार जो भी रिसर्च को बढ़ावा दे रही है और देख रही है कि उन्नत तकनीकी, चाहे कृषि का मैकेनाइजेशन करना हो, कुछ भी करना हो, तो नए नए जो कृषि यंत्र है वो किसानों तक कैसे पहुंचे या नई तकनीकी का यूज कैसे करें, तो वो सब इसमें है। सूक्ष्म तत्व जैविक खाद का उपयोग ये तो आजकल मेन होता चला जा रहा है, तो ये तो किसी में भी लगा देना आप चाहे नो। और फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग प्रदान करना। ठीक है। वर्ष 18-19 में इस मिशन के अंतर्गत न्यूट्री सीरियल योजना लागू कर दी गई। आपको पता होना चाहिए कि 18-19 में न्यूट्री सीरियल स्टेटमेंट आपको जारी हो सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सीधे सीधे। एक तो 2007-8 में शुरू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। पोषण वित्त पोषण का अनुपात 60-40 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत ही वर्ष 2018-19 में न्यूट्री सीरियल योजना लागू की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब है राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन। राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन का उद्देश्य क्या है कि कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना और सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीकी और कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण हो सके। सिंपल सी बात है, सरकार रिसर्च इसीलिए नहीं कर रही कि जो भी टेक्नोलॉजी का है वो अपने पास रख ले, किसानों तक जो अंतिम जो है उस तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो तकनीकी है उसका स्थानांतरण इसके माध्यम से किया जाता है। इसमें केंद्र राज्य का वित्त पोषण मैंने कहा था ना, अधिकतर का 60-40 हो चुका है। ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा दे सकते हैं कि कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो कृषि विस्तार पर उप मिशन हो गया, एक बीज रोपण सामग्री पर उप मिशन हो गया, एक कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन हो गया, और एक कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान हो गया। ठीक है। तो ये चारों है जो कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन के अंतर्गत शामिल है। परंपरागत कृषि विकास योजना, हमारा सरकार है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है कि इसका उद्देश्य क्या है, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीकी के प्रयोग से रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, ये हो गया हमारा परंपरागत। ये आपको लिखने के काम आएगी, मेंस में आ सकती है सीधे सीधे। परंपरागत कृषि विकास योजना तो शायद 13 या जब पेपर हुआ था ना
13 या 16 का हुआ था शायद, तब ये आ चुकी है उसमें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है कि वर्ष 2007-8 से आरंभ की गई कृषि और संबंधित क्षेत्रों में निवेश। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट या तो हम क्या सर्विस सेक्टर में करते हैं या फिर क्या करते हैं उद्योग क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। तो इसमें कृषि क्षेत्र है, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका। पहली बात तो है कि 2016-17 में शुरू हुई, इतना पता होना चाहिए। 2016-17 से प्रारंभ हुई। इस योजना में खाद्यान्न फसल, अनाज, मोटा अनाज वाले, तिलहन फसल और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल तीनों शामिल है। बाई चांस ऐसे स्टेटमेंट आ जाए ना तो इसमें केवल खाद्यान्न फसल शामिल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्यों इसमें खाद्यान्न फसल भी शामिल है। ये देखिए हमारी तिलहन फसल भी इसमें शामिल है और वाणिज्यिक और बागवानी फसलें भी इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। कृषि प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसल में तो 2% लेंगे प्रीमियम, रबी में 1.5%, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के अंतर्गत 5% का प्रीमियम लेकर फसल का बीमा कवर किया जाता है इसके अंतर्गत। तो बीमा करवाने के लिए किसानों को कितना प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, तो खरीफ फसल है अगर आपकी तो 2% का भुगतान करना पड़ेगा, रबी है तो 1.5 का करना पड़ेगा, और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसल है उसके लिए आपको 5% तक का बीमा का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित जो दिशा निर्देश है ना, उसमें इसमें चेंज सरकार ने ऐसे कहा कि अगर असिंचित क्षेत्र है तब तो हम 30% तक, और अगर सिंचित क्षेत्र है तो हम 25% तक कि अधिकतम प्रीमियम का अनुदान केंद्रीय अंश का भुगतान द्वारा दिया जाएगा। सरकार प्रीमियम भरती है ना, तो प्रीमियम में सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर असिंचित क्षेत्र के लिए हुआ तो मैं अधिकतम 30% का भुगतान सरकार कर देगी, और अगर सिंचित क्षेत्र का हुआ तो 25% का अधिकतम भुगतान करेगी, इससे ज्यादा का भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए गाइस, आज का हमारा जो सेशन है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके यहाँ अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करके ये हमें बता दीजिए अब क्या आपको कैसा लगा है। आई होप अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए नेक्स्ट सैटरडे और संडे को हम फिर से मिलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का एक नया सेशन लेके आते हैं। और अभी हमारी जो स्कीम्स हैं अभी हमारी जो स्कीम है वो अभी शायद आधी रह गई है, तो और भी अभी स्कीम्स आएगी इसके अंतर्गत, तो वो भी हम पढ़ाई कर लेंगे इसके। तो आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।